हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसका स्टार्टिंग में ओवरव्यू है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ा है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो रूलर्स हैं वो फ्री नहीं हैं जो भी वो करना चाहें। तो उनके लिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं दैट द सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जिन्हें कि किसी भी देश के जो सिटीजन्स हैं या गवर्नमेंट है उनको उन रूल्स को फॉलो करना ही होता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब रूल मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सुप्रीम लॉ है जो कि पूरे कंट्री का। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीज़न। अब इसमें होता क्या क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर राइट बताए जाते हैं कि सिटीजन्स के क्या राइट हैं, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की जो पावर है वो क्या है, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और किसी भी गवर्नमेंट को किस प्रकार से काम करना चाहिए। In this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. अब इस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिक डिज़ाइन है हमारी डेमोक्रेसी का उसके बारे में बात करेंगे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, किस प्रकार से इसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। वो डिज़ाइन दैम, किसने इसका डिज़ाइन बनाया, एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से डिज़ाइन इसका बनाया, वो सब डिटेल जो है हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, वे क्या क्या इसके अंदर वैल्यू डाली गई हैं जिसके डेमोक्रेटिक शेप जो है स्टेट्स को, डेमोक्रेटिक स्टेट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या शेप जो है वो मिले, क्या क्या ऐसी वैल्यू डाली गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि डेमोक्रेसी ही बनी रहे किसी स्टेट की। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सेप्टेड, जब एक बार किसी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, फिर क्या समय के अनुसार जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होती हैं तो क्या समय के अनुसार क्या उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डिटेल है वो सारी टोटल हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अब हमारा टॉपिक है टॉपिक 2.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर हम पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में ये जो साइड में पिक्चर दी हुई है ये किसकी पिक्चर दी गई है, ये नेल्सन मंडेला की पिक्चर दी गई है। नेल्सन मंडेला कौन थे, ये प्रेसिडेंट बने थे वहाँ के डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के, और ये 28 साल तक इनको जेल में रखा गया था साउथ अफ्रीका की। क्यों रखा गया था, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा था, अपार्थीड सिस्टम जिसको कहा जाता है। अपार्थीड सिस्टम क्या था, अपार्थीड सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या था कि कलर के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी की जो कलर होता था ह्यूमन बींग्स का, जैसे वहाँ पर ब्लैक पीपल्स थे तो उनसे बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में भेदभाव जो वाइट लोग थे उनके द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई थी ये अपार्थीड सिस्टम के अकॉर्डिंगली, उसके ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। और इसी जुर्म में इनको 28 साल तक जेल में भी वहाँ पर रखा गया था। बाकी डिटेल हम अभी आगे इस टॉपिक के अंदर कवर करते हैं। तो यहाँ क्या बताया है, सबसे पहले जो ये बताया है यहाँ पर ये नेल्सन मंडेला जी के क्या हैं वर्ड्स हैं जो इन्होंने कहे। क्या कहे, आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, आई हैव चेरिश्ड द आइडल of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if need to be, it is an ideal for which I am prepared to die. तब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने ये कहा है कि मैंने जो लड़ाई लड़ी है, गोरों का जो डोमिनेशन था, जो यहाँ पर पूरा प्रभुत्व उन्होंने जमा रखा था अपना, उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ी है। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ़ भी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आई हैव चेरिस्ड द आइडल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, मैं ऐसी एक मतलब जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जो कि बिल्कुल आइडल हो उसमें रहना पसंद करूँगा। इन विच ऑल द पर्सन लिव टुगेदर, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा रहें
इन हारमनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर सभी को बराबर का मान सम्मान मिले और बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर, यही एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहूँगा और जिसको मैं अचीव करना चाहूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी आइडल के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये वर्ड्स थे नेल्सन मंडेला जी के, जो उन्होंने कहे थे डेमोक्रेसी को लेकर। दिस वॉज नेल्सन मंडेला। अब यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर प्रेजेंट बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। अब ये नेल्सन मंडेला ने बातें बताई हैं, जो ऊपर जो ये बताई गई हैं इनके बारे में बताया गया है। इनको साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इन्हें जेल में डाल दिया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheidism in his country. इन्हें नेल्सन मंडेला को और जो 7 दूसरे लीडर्स थे इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी 1964 के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने डेयरिंग किया था, जो अपार्थाइड जो फैलाया गया था, अपार्थाइड पॉलिसीज़ जो वहाँ पर फैलाई गई थी, जो सिस्टम चलाया जा रहा था अपार्ट, उसका विरोध करने की इन्होंने कोशिश की थी वहाँ पर, या हिम्मत की थी उसका विरोध करने की। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ब्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड। अब जो एक बहुत ही जो जेल, एक भयानक जेल जो थी वहाँ की रॉबन आइलैंड पे, वहाँ पर इन्होंने अपनी जीवन के 28 साल आगे के गुजारे थे उम्र कैद में। अब आगे है नेक्स्ट आपका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। ये अपार्थाइड क्या था? जो रंग भेद की जो नीति जो इन्होंने अपनाई हुई थी, कलर को लेकर जो डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन जो ये किया करते थे, उसके खिलाफ स्ट्रगल। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. जो अपार्थाइड था क्या था? एक ऐसे सिस्टम का नाम दिया गया था ये जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के आधार पर जो था भेदभाव किया जाता था, जो कि यूनिक था साउथ अफ्रीका में। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन लोग थे उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया था साउथ अफ्रीका में। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, 17th और 18th सेंचुरी के दौरान द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स। 17th और 18th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप की, जो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई हुई थी, उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था हथियारों के बल पर और आर्म्स और फोर्स के बल पर। सेना अपनी ताकत, सेना की ताकत से और हथियारों के बल पर इसे अपने कब्जे में ले लिया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। लेकिन इंडिया के अंदर तो क्या हुआ था, ये सेटल नहीं हुए थे, लेकिन अफ्रीका के अंदर जो वाइट यूरोपियंस थे ये सेटल हो गए थे एंड बिकम द लोकल रूलर, और वहाँ के क्या थे? लोकल रूलर ये लोग बन गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब जो ये अपार्थाइड जो सिस्टम था इसमें क्या था? लोगों को डिवाइड कर दिया था उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग। जैसे एक तो ब्लैक पीपल हो गए, एक वाइट पीपल हो गए, ठीक है। तो ये दो तो थे ही थे कलर के अकॉर्डिंग। एक और भी था जिसको कि ये कलर्ड पीपल कहते थे, तो वो भी आगे है इसके अंदर, वो भी बताते हैं। अब यहाँ क्या बताया गया? द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव पीपल कौन होते हैं? नेटिव पीपल वो लोग होते हैं जैसे जिनके दादा परदादा वहीं पर ही पैदा हुए थे, वहीं पर ही रहे हैं, तो वो नेटिव लोकल पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उनको नेटिव लोग कहा गया। यहाँ पर जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो कौन थे? वो ब्लैक थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। अब इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 3/4 पॉपुलेशन थी। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और इन्हें क्या कहा जाता था? ब्लैक्स कहा जाता था। तभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन दो ब्लैक और वाइट के अलावा यहाँ पर क्या है, इन दो ग्रुप्स के अलावा क्या था? मिक्स्ड रेस भी थी। बिसाइड दिस टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अब ऐसे लोग थे जिन्हें कलर्ड कहा जाता था, और जो कि ये लोग वो लोग थे जो माइग्रेट होकर इंडिया से आए थे। द वाइट रूलर्स
ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। जो वाइट लोग थे वो जितने भी बाकी लोग थे जो नॉन वाइट लोग थे उन सबको इन्फीरियर मतलब कि अपने से नीचा देखते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। जो नॉन वाइट लोग थे उनको वोट देने का भी कोई अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली अप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो ये अपार्थाइड सिस्टम था ये बिल्कुल क्या था, अप्रेसिव था। अप्रेसिव मतलब कि दमनकारी था, किनके लिए, ब्लैक लोगों के लिए, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। अब जहाँ पर वाइट लोग रहते थे वहाँ से उनको हटा दिया जाता था कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे। उनको मना कर दिया गया था कि यहाँ पर नहीं रहोगे। उनकी बस्तियाँ अलग थी ब्लैक लोगों की। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। अब वो वाइट एरिया के अंदर अगर उनको कोई काम भी करना होता था तो केवल तभी कर पाते थे जब उनके पास वहाँ काम करने का कोई परमिट यानी कि कोई परमिशन लेटर कुछ होता था तो तभी वो कर पाते थे। अब इन लोगों के लिए जो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स और पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब चीज़ें क्या थी इन लोगों के लिए सेपरेट होती थी, एकदम अलग, ब्लैक लोगों की अलग होती थी वाइट लोगों से। ठीक है, वाइट लोगों की अलग और ब्लैक लोगों की अलग। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसे क्या कहा जाता था, इस तरह से अलग अलग हर चीज़ को रखना, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव कर, अलग कर देना, अलग करने की पॉलिसी थी ये उनकी, सेग्रीगेशन की पॉलिसी। ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप। अब ये लोग उन चर्चेस के अंदर भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग वर्शिप करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट। जो भी इनके साथ ये भयानक जो ट्रीटमेंट किया जाता था, ब्लैक लोग क्या थे उनके उसके लिए कोई भी किसी प्रकार के कदम नहीं उठा सकते, जैसे कि कोई प्रोटेस्ट या एजिटेशन कुछ भी नहीं ये लोग कर सकते थे। सिंस 1950 से द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। जो ब्लैक लोग थे और जो इंडियन लोग थे वो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो रंग भेद की पॉलिसीज थी यहाँ पर जो चल रही थी, उसका इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, स्ट्राइक्स शुरू कर दी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन थी दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रीगेशन, जिसके द्वारा ये लोग जो था स्ट्रगल ऑर्गेनाइज करते थे किसके खिलाफ, जो भी पॉलिसीज ना सेग्रीगेशन की, जो अलग करना, भाई सब कुछ अलग अलग, स्कूल अलग, कॉलेजेस अलग, टॉयलेट्स अलग, होटल्स अलग। तो ये सेग्रीगेशन की जो पॉलिसीज़ बनाई हुई थी वाइट्स के लिए अलग और ब्लैक्स के लिए अलग, तो उसका ये विरोध कर रहे थे। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर यूनियन। अब इसमें और बहुत सारी वर्कर यूनियन और साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ की, वो भी इसके साथ जुड़ गई थी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। अब बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट लोग थे उन्होंने भी इस ANC को, ANC क्या थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसको ज्वाइन कर लिया था इस अपार्थाइड सिस्टम का विरोध करने के लिए। जो वाइट लोग थे, बहुत सारे वाइट लोगों को भी तो ये लगता था ना, सारे के सारे तो नहीं थे एक जैसे, तो कुछ लोगों को ये लगता था कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, तो उन्होंने भी इस ANC को ज्वाइन कर लिया था। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट। बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो अपार्थाइड सिस्टम, जो रंग भेद की जो नीति यहाँ पर अपनाई जा रही थी, उसे क्या कहा था कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है और रेसिस्ट है, नस्लवादी है, भाई नस्ल पर आधारित है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन वाइट जो गवर्नमेंट थी उसने इसे कंटिन्यू रखा, जेल में डालकर लोगों को टॉर्चर करके, हज़ारों की संख्या में ब्लैक और जो कलर्ड पीपल थे उनको मारकर। नेक्स्ट है आपका टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ।
तो अब यहाँ पर क्या बताया है, एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट, जैसे जैसे जो प्रोटेस्ट था और जो स्ट्रगल था अपार्थिड के खिलाफ। अपार्थिड मैं बार बार बता रही हूँ क्या है अपार्थिड सिस्टम, रंग भेद की पॉलिसी, जो वाइट ब्लैक लोगों के बीच में जो उनके कलर को, स्किन कलर को लेकर जो भेदभाव किया जाता था वो अपार्थिड सिस्टम था। तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़े अपार्थिड के खिलाफ, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट, अब गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ हो गया कि दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, कि वो ब्लैक लोगों को ज़्यादा टाइम तक अब वो अपने दमन करके उनको दबा कर नहीं रख सकते अपने अंडर। द वाइटिज्म चेंज इट्स पॉलिसीज़, अब वाइट जो सत्ता थी उसने क्या किया, अपनी जो पॉलिसीज थी उनको बदलना शुरू कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपेल्ड, अब जो डिस्क्रिमिनेट, जो दमनकारी जो कानून बना रखे थे उनको भी ख़त्म किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन पर जो बैन लगा रखा था या मीडिया पर जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा रखी थी, रोक लगा रखी थी, उन सबको हटा दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, अब सज़ा पूरी हो गई तो नेल्सन मंडेला फ्री होकर जब जेल से बाहर आए, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द न्यू, और आखिरकार आधी रात को 26 अप्रैल 1994 को जो नेशनल फ्लैग था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको अनफ्लर किया गया मतलब उसको फहराया गया। मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और किस चीज़ की निशानी बनाइए कि एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है वर्ल्ड में, मतलब कि अब साउथ अफ्रीका एक नया डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है। ठीक है। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, अब जो ये अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो रंग भेद की सरकार थी, रंग भेद पर सरकार जो बनी हुई थी, इसका अंत आ चुका था। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अब इससे क्या हो गया था कि जो मल्टी रेशियल जो गवर्नमेंट थी, अलग अलग लोगों की सरकार बनने का रास्ता, भाई ज़रूरी नहीं था कि वाइट ही लोग होंगे गवर्नमेंट के अंदर, तो अब उस गवर्नमेंट के बनने का, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, अलग अलग नस्ल की गवर्नमेंट बनने का रास्ता साफ हो चुका था। हाउ डिड दिस कम अबाउट, अभी कैसे हुआ, लेट अस हेयर मंडेला को सुनते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांसमिशन, जो उन्होंने भाषण दिया था अपना, उसमें क्या बोला था उन्होंने, यहाँ उन्होंने कहा है कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were preparing to accept the inherent capacity for goodness in the other। तो अब जो हिस्टोरिकल एनिमीज मतलब कि जो ब्लैक लोग थे और जो वाइट लोग थे आपस में क्या थे, इतिहास यही बताता है कि ये आपस में क्या थे, एनिमीज़ थे। अब इन्होंने क्या था, एक शांतिपूर्ण समझौता करने की तरफ चल पड़े थे। अपार्थाइड से डेमोक्रेसी वहाँ पर आने की शुरुआत जो थी उसकी डेमोक्रेसी की शुरुआत होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की जो वेलनेस थी, जो मतलब कि भलेपन के, भाई दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे बनेंगे, वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट जो था वो कर लिया था। जो गुडनेस थी उसकी तरफ उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ द गुडनेस। अब वो कहते हैं कि मेरा ये विश्वास है कि जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं वो अपनी अच्छाई कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बीइंग इज़ कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और ये जो अच्छाई है अफ्रीकी लोगों की, यही इसी पर आस्था रखें, और यही जो है जो विश्वास करना, फेथ करना ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे पर, ठीक है, यही कॉर्नरस्टोन होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। ये वर्ड्स हैं किसके, नेल्सन मंडेला के। आफ्टर द emergence of the new democratic South Africa, black leader appealed to fellow blacks to forgive the white for the atrocities they had committed while in power।
अब ये नया डेमोक्रेटिक जो साउथ अफ्रीका का जो उदय हुआ, उसके बाद जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, लोगों को ये अपील की कि जो ब्लैक लोग हैं वो माफ़ कर दें वाइट लोगों को, जो उन्होंने वाइट लोगों ने एट्रोसिटी, जो भी अपनी निर्दयता, पूरन जो बुरा व्यवहार जो उन्होंने किया था जब वो पावर में थे, उस चीज़ के लिए ये माफ़ कर दें वाइट लोगों को। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस मैन एंड वुमेन। उन्होंने कहा कि आओ हम एक ऐसे अफ्रीका को बनाएं जहाँ पर कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्लैक हैं वाइट हैं, जितने भी रेसेस के लोग हैं न, जितनी भी नस्लों के लोग हैं, चाहे वो मैन हैं चाहे वुमेन हैं, सबके लिए इक्वालिटी हो, समानता हो, ऐसे अफ्रीका की हम निर्माण करें। और उनके अंदर क्या हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमन राइट्स उन सबको मिले। The party that ruled through oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle set together to draw up a common constitution। अब दोनों ही पार्टियां, जो पहले वाली थी जिसने कि बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा था, और ऐसी पार्टी जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, अब दोनों पार्टियां इकट्ठी बैठी और उन्होंने मिलकर एक कॉमन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तैयार किया। आफ्टर 2 ईयर ऑफ डिस्कशन, 2 साल के डिस्कशन के बाद एंड डिबेट्स के बाद, 2 साल डिस्कशन किया, डिबेट्स हुई, दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ हैड एवर। तो एवर हैड मतलब अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि 2 साल के डिस्कशन के बाद और डिबेट्स के बाद वो उन्होंने एक ऐसा फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया वर्ल्ड में जो कि पहले कभी था ही नहीं। This constitution gave to its citizen the most extensive right available in any country। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने मतलब कि अच्छे जो राइट्स थे वो वहाँ के सिटीजन्स को दिए जो पहले कभी किसी देश में नहीं दिए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इकट्ठे वो बैठे और उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम थी उनका सोल्यूशन निकाला। नो बॉडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी अलग नहीं रखा जा सकता था कोई भी नतीजा निकालने के लिए। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डिमोन, किसी को भी डिमोन का दर्जा नहीं दिया, भाई इनने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था इसलिए राक्षस है, मतलब इस तरह गलत किसी को भी नहीं कहा। दे एग्रीड दैट एवरी बॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, वो इस चीज़ के लिए सहमत हुए कि सोल्यूशन निकालना है तो हर कोई उसका हिस्सा बनेगा, चाहे वो वाइट लोग हैं चाहे वो ब्लैक लोग हैं, चाहे किसी ने बुरा किया या अच्छा किया, सब मिलकर बैठ के सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, चाहे उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो। द प्रेम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्प्रिट। अब जो प्रियम्बल थी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी यही जो है भावना नज़र आती है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो साउथ अफ्रीका का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने जितने भी डेमोक्रेट्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सबको इंस्पायर किया। अ स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। अब एक ऐसा देश जिसको कि 1994 तक ये माना जाता था कि टोटली अनडेमोक्रेटिक है, भाई यहाँ पे तो डेमोक्रेसी चीज़ की कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और अब वो 1994 में क्या हो चुका था, वो मॉडल बन चुका था डेमोक्रेसी का। What was made this change possible was determination of the people of the South Africa work together। अब ये चेंजेस बदलाव कैसे आए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों ने मिलकर काम किया था। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। अब जो इनके पुराने जो कड़वे अनुभव थे उनको अपना इस्तेमाल करके एक नया जो सतरंगी जो ये देश चाहते थे, एक उसके लिए इन्होंने पुराने एक्सपीरियंसेस को यूज़ किया चेंजेस को लेकर आने के लिए। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला सेड। अब अगर बात कर जो नेल्सन मंडेला ने बात की साउथ
अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या शब्द थे उनके, क्या मतलब कि उन्होंने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के बारे में बात करता है, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इट इज़ अ सॉलमन pact in which we as South African declared to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। ये एक ऐसा समझौता है, सॉलमनों का पवित्र समझौता है, जिसमें कि साउथ अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि कभी भी अब आगे हम जो ये परमिशन नहीं देंगे कि किसी भी ऐसी चीज़ की कि दोबारा से हमारे साथ रिपीट हो। क्या क्या चीज़ें, जैसे रेसिस्ट, इनका नस्ल भेद जो होता था, इनका ब्रूटली व्यवहार किया जाता था और इनका दमन किया जाता था इतिहास में, तो भाई हम इस चीज़ की कभी भी परमिशन नहीं देंगे। बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच are truly shared by all its people, a country which in the fullest sense belong to all of us, black and white, women and men। तो अब ये जो देश है ये एक चार्टर होगा कि एक घोषणा ये भी करता है, जो भी इसके अंदर जो बदलाव आए हैं इस देश के अंदर कि वो सारे जो है हम अपने सभी लोगों के द्वारा हम ये सब मतलब कि क्या करेंगे, शेयर करेंगे इन चेंजेस को सभी लोग आपस में। और एक कंट्री विद द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू, एक ऐसा देश जिसके अंदर चाहे वो ब्लैक हैं, चाहे वाइट हैं, वुमेन है, चाहे मैन है, वो सब मिलजुल कर रहेंगे। तो ये जो है नेल्सन मंडेला ने कहा तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना। थैंक यू।